बेटा ये वो सवाल है जो आपकी क्लास का हर स्टूडेंट एक बार टीचर से जरूर पूछेगा। टीचर से पूछता है इस सवाल को कि सर ये कैसे होगा, ये समझ में नहीं आया। तो चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आपने 6.2 के सवाल सॉल्व किए हैं, और आपने अगर 6.2 के सवाल सॉल्व किए हैं तो निश्चित रूप से आपको 5 सवाल है, 5 में से 2-3 तो कम से कम आपको आ ही गए होंगे। हो सकता है 5 आ गए हों, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम 2-3 सवाल तो हर बच्चे को आ गए होंगे। अब कौन से सवाल आए कौन से नहीं आए ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा करता हूं, आपको 6.2 के सारे सवाल ही एक्सप्लेन कर देता हूं। अब सारे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? सारे इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको हर सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। हो सकता है किसी बच्चे को कोई सा सवाल समझ में नहीं आया, किसी बच्चे को कोई सा समझ में नहीं आया, और जिसको जो समझ में आ गया अगर उसको हम दोबारा समझेंगे यहां पर, तो यह भी तो हो सकता है ना कि आपने किसी और तरीके से किया हो और मैं किसी और तरीके से कर जाऊं, तो आपको 2 तरीके समझ में आएंगे। और जब 2 तरीके के सवाल को करने के समझ में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा दिमाग शार्प हो रहा है, तेज हो रहा है, तेज हो जाओगे आप, इंटेलिजेंट हो जाओगे आप। तो भैया इंटेलिजेंट तो होना ही है, पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, दिमाग को तेज ही तो करना है। तो चलिए हम 6.2 के सवालों को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि कैसे कैसे इन सवालों के ऊपर विचार किया जा सकता है, समझा जा सकता है। चलो, तो 6.2 का पहला सवाल कह रहा है कि आकृति में यदि AB पैरेलल है CD के, AB CD के पैरेलल है, मतलब AB CD के समांतर है। फिर क्या कह रहा है आगे? और CD समांतर है EF के। AB तो समांतर है CD के, ये AB लाइन इस CD लाइन के समांतर है, और CD समांतर है EF के, ये कह रहा है। और इतना कहते ही आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि यार ये तो हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि अगर AB भी समांतर है CD के, EF भी समांतर है CD के, तो इसका मतलब AB और EF भी तो समांतर होगी ना भाई। CD दोनों में कॉमन है, इसका मतलब AB और EF भी समांतर होगी। चलो आपको याद आ गया, अच्छी बात है। और Y अनुपात Z बराबर है 3:7, ये भी हमें दिया हुआ है। Y अनुपात Z बराबर 3:7 है, तो हमें X का मान बताना है साहब, केवल इस X का मान बताना है। अच्छा, X का बताना है तो इसने Y और Z भी हमको यह दिया है। अच्छा, अब हमें इस X का मान बताना है। अब भाई अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, इस चित्र को देखोगे, तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा, अरे ये X ये Y ये दोनों समांतर है, AB समांतर CD है, तो ये कौन से कोण हो गए? याद आ रहा है आपको? देखते ही याद आता है हमको। अगर हमने ढंग से पढ़ा है तो हमें देखते ही याद आता है कि ये X और ये Y दोनों कोणों का योग 180 होगा। क्यों होगा? बताइए क्यों होगा? क्योंकि क्रमागत अंतः कोण, जब AB समांतर है CD के, तो इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण क्रमागत अंतः कोण होते हैं, और दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं, मतलब दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अनुपात दिया है y और z में। यार x और y में दे देता तो क्या घिस जाता भाई तेरा, ज्यादा आसान हो जाता ना। लेकिन ये भी तो आपके दिमाग को तेज बनाना चाहता है भाई। आप सोचो और सोचो थोड़ा। कोई बात नहीं भाई, तूने y और z को दिया है, यानी y का और z का अनुपात दिया है। यार एक चीज समझ में आ रही है मेरे, क्या? अगर ये y है तो इस कोण को मैं क्या लिख सकता हूं? बताइए आप मुझे, इस कोण को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या ये भी y होगा? क्या इस कोण को भी मैं y लिख सकता हूं? आप कहेंगे यस लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? 6.1 की तरफ जाओ। 6.1 में कौन कौन से कोण पढ़े थे सोचो। ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है क्या? और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो जब ये y है तो फिर ये y होगा या नहीं होगा? मुझे ये बताइए आप, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस बिंदु को अगर मैं मान लो नाम दे दूं, जैसे यहां ABCDEF, तो इसको दे देते हैं हम P Q और R, ताकि हम इन कोणों को डिफाइन कर सके, समझा सके। ठीक, तो यहां ये हमारे समझ में आ रहा है कि अगर ये y है तो फिर ये भी y होगा। क्यों होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा चलो, ये समझ में नहीं आ रहा आपके, तो मैं दूसरे तरीके से बात कर लेता हूं। कुछ को भी सोचने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास। देखो ये आया तो क्या हुआ,
ये आया तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा कि नहीं होगा? बताइए बताइए, योग होगा कि नहीं होगा? अरे भाई बताइए ना, क्यों होगा? क्योंकि क्रमागत अंतः कोण, अगर यहां y आ जाता है तो y और z क्रमागत अंतः कोण से हो जाएंगे। चलो अब एक चीज और दिख रही है, यही तो समझना है हमें कि सवालों में क्या क्या दिखता है। मैं इस x को और z को भी तो बराबर कर सकता हूं। अरे जब आपने कहा कि AB समांतर है CD और CD समांतर है EF, तो इसका मतलब AB और EF भी तो समांतर है। जब AB और EF समांतर है तो इस बीच वाली लाइन को भूल जाओ, CD को भूल जाओ, Y को भूल जाओ, इसको भूल जाओ। आपको क्या दिखेगा? आपको केवल ये दिखेगा। देखना जरा क्या दिखेगा, ये और ये। तो बताओ x और z बराबर होगा कि नहीं होगा? x और z बराबर होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई z को देखो, ये देखो z बन रहा है, यहां पे ये z बन रहा है, ये z बन रहा है, z बन रहा है। तो कौन से कोण होते हैं? x और z आपके एकांतर कोण हो गए, और एकांतर कोण बराबर होते हैं यदि AB और EF समांतर हो तो। अब क्योंकि यहां पर AB और EF समांतर है, हमने देखा, तो फिर x और z बराबर होगा, और जब x और z बराबर हो गया तो फिर x प्लस वाई तो 180 है ही ना, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। क्यों? आप सोच रहे हो क्यों? अरे भाई अनुपात दे रखा है, हमने अनुपात के ऊपर भी तो 2-3 सवाल कर लिए, बस ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं और x का मान निकालते हैं कि क्या आएगा। चलो सबसे पहले हम यहां देखें कि भाई हमें दिया क्या है। सबसे पहले हमने ये नोट किया था, या हमने डिसाइड किया था हम लिखेंगे क्या दिया है। तो सबसे पहले दिया है लिखते हैं। क्या दिया है साहब? हमें दिया है कि AB समांतर है CD और CD समांतर है EF के, तथा एक चीज और दी है। क्या दी है? y अनुपात z बराबर 3:7। यही तो दिया है, इसके अलावा कुछ दिया नहीं है। तो फिर ज्ञात क्या करना है? ये भी नोट कर दीजिए आप, ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है साहब? हमें ज्ञात करना है x का मान। हमें x का मान ज्ञात करना है। अब इसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने का मतलब कंस्ट्रक्शन तो नहीं करना ना, रचना तो नहीं करनी ना, वरना रचना भी लिखनी पड़ेगी। तो रचना हमें करने की आवश्यकता है नहीं। चलो अब हम करते हैं इसको हल, इसको सॉल्व करते हैं और मान निकालते हैं। सबसे पहली बात क्या है, हमारे लिए यह आसान है कि इस x और z को एकांतर कोण प्रूव कर दें, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? चलो सबसे पहले हम यही काम करते हैं। तो x और z एकांतर कैसे प्रूव होंगे? जब AB और EF समांतर होगा। तो ये भी तो कहना पड़ेगा, क्योंकि AB और EF हमें दिया नहीं है समांतर, तो इसी चीज को लेकर कह देंगे क्यों है AB और EF समांतर। चलो सबसे पहले हमें ये कहना पड़ेगा कि क्योंकि AB पैरेलल है CD और CD पैरेलल है EF। अगर ये है तो क्या? यदि तो, इस साइन का मतलब यही हो रहा है कि यदि यह है तो क्या होगा कि जो AB है आपकी वो पैरेलल होगी EF के। क्लियर? ये चीज हमारी यहां समझ में आ गई हमको, AB पैरेलल होगी EF के। इसे आप चाहो तो समीकरण 1 कहकर भी छोड़ सकते हो। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आप जानते हो यदि ये तो ये होगा, प्रमेय से। ठीक, अब हमने इसको प्रूव कर दिया भाई कि ये AB और EF समांतर है। अब ये AB और EF समांतर है, तो हमने ये बात की थी कि यहां हमें Z नजर आ रहा है। कौन सा Z? ये देखिए, ये वाला Z नजर आ रहा है। तो ये वाले कोण, दोनों कोण क्या हो गए भाई? एकांतर कोण। तो हम क्या कहेंगे? इन दोनों कोणों को बराबर कहेंगे। अब क्योंकि AB समांतर है EF के, AB समांतर है EF के, तो हम क्या कहेंगे कि X बराबर है Z के। क्यों भाई? क्योंकि एकांतर कोण, क्योंकि एकांतर कोण। अच्छा, ये हमने कब कहा? अब, क्योंकि ये है ना तब। आप इसे तब लिख दीजिए या फिर अब लिख दीजिए, क्योंकि जब AB समांतर है EF के तब क्या होगा? X बराबर होगा Z के। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण है, और हम जानते हैं कि अगर ये दोनों लाइन समांतर है तो फिर एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए X बराबर हो गया Z के। अब क्या? अब हमें तो X का मान निकालना है। चलो साहब X का मान निकालें। तो देखो, एक चीज तुमने भी बात की थी कि X और Y दोनों देखकर हमारा एक रिलेशन समझ में आ रहा है, क्योंकि जब भी आपको अनुपात दिया होता है तो हम क्या देखते हैं? दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, Y और Z के बीच में रिलेशन क्या है। हमने यहां देख लिया कि Z और X बराबर है,
तो इस x की जगह क्या हो जाएगा भैया, इस x की जगह हो जाएगा अब z, यानी ये क्या हो गया अब z। तो हम ये देख पा रहे हैं कि z और y के बीच में रिलेशन क्या है, तो हमें साफ नजर आ रहा है कि ये और ये समांतर है, तो ये क्रमागत अंतःकोण है, और क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलो इसी बात को लिखते हैं अब, x बराबर z एकांतर कोण। अब क्योंकि AB पैरेलल है CD, AB पैरेलल है CD, इसलिए क्या होगा, क्योंकि ये AB और ये CD पैरेलल है तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि क्रमागत अंतःकोण। इसीलिए हम लिख रहे हैं कि क्योंकि AB पैरेलल है CD, इसलिए क्या होगा x प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब x को z तो यहां से कहेंगे भाई, और ये क्यों हुआ, क्योंकि लिख दीजिए कारण, क्रमागत अंतःकोण। रीजन तो देना ही होगा आपको हमेशा, क्योंकि बिना कारण के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बताना पड़ेगा सामने वाले को कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अब आप यहां से कह सकते हो कि x और z तो बराबर है, तो हम ये कहेंगे x की जगह क्या लिख दूंगा भाई, z प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि इसको समीकरण 1 कहा, इसे समीकरण 2 कह दीजिए आप, तो हम कहेंगे क्योंकि समीकरण 2 से, भाई हमने इस x को z कैसे बनाया कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कह रहा है, x बराबर है z के, इसलिए लिख दिया। अब ये y और z के बीच में हमें रिलेशन मिल गया, और यहां दिया हुआ है y और z 3:7। अब क्योंकि दिया है, क्या दिया है, y अनुपात z बराबर 3:7। अब इस अनुपात से हम y और z का मान निकालेंगे। अब ये y और z का मान निकालने के 2 तरीके बताए थे मैंने आपको, तो जो आसान है हम तो उसी को ले लेते हैं क्या, तो चलो y का मान निकालते हैं। जो तरीका कौन सा है अभी आ जाएगा आपके सामने। हमने क्या कहा था कि जब भी y का मान निकालना हो तो सबसे पहले आप दोनों में से किसको लो, y के अनुपात को। तो y का अनुपात क्या ले लिया हमने, 3। अपॉन में क्या लेंगे, इसके बटे में क्या लेंगे, दोनों का योग, 7 और 3 10, और गुणा में क्या लेंगे, इनका रिलेशन। क्या है रिलेशन, y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, तो यहां हमने लिख दिया 180 डिग्री। ठीक, ये समझ में आना चाहिए आपके। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 से 0 कट गया, तो 18 3 54, यानी y का मान सीधा आ गया आपके सामने 54 डिग्री। अब y का मान 54 डिग्री आ गया, लेकिन हमें तो z का चाहिए, क्योंकि x का पूछा है तो z का आएगा तब मिलेगा। तो अगर ये मान हम नहीं भी निकालें तो चलेगा, क्योंकि हमें सीधा z का चाहिए, तो आप z का मान निकाल लीजिए। चलो मैं यहां कर देता हूं इसको, z बराबर कितना होगा भाई, z का मान निकालना है तो z का अनुपात 7 है, z का अनुपात 7 है, y पहले है फिर z बाद में, तो z का अनुपात कितना है 7, बटे में दोनों अनुपातों का योग 3:7, दोनों का योग 10, तो बटे में आ गया 10, और गुणा में क्या आएगा, वही रिलेशन दोनों के बीच में क्या है, y और z के बीच में रिलेशन है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। 0 से 0 कट हो गया। अब 18 को 7 से गुणा कर दो आप, कितना आएगा, अब 18 को 7 से गुणा करोगे तो 7 8 56, हासिल 5, 7 और 5 12, 126 डिग्री। ये z का मान आ गया। तो लीजिए z का मान भी आ गया, और जो z का मान है वही x का मान है। अब हम कहेंगे क्योंकि, या सीधा सीधा कह देंगे क्योंकि x बराबर है z, इसलिए x बराबर 126 डिग्री। x बराबर z कहां से कहा आपने, समीकरण कौन सा है भाई, 2 से, समीकरण 2 से इसको यूज किया हमने। तो ये लीजिए, इसने x का मान पूछा था, आपने x का मान दे दिया। हम इसे कई तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। अब यहां हमारे ये भी काम नहीं है, क्योंकि ये कहां काम आ रहे थे, पी क्यू काम आता जब हम इसको शीर्षाभिमुख कोण मान लेते, इन दोनों का अनुपात 3:7 है, तो फिर दोनों का मान आ जाता, और x का मान क्या होता कि x प्लस वाई बराबर 180, तो फिर 180 में से y का मान यहां पुट कर देते तो x का मान आ जाता। इस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे आसानी से हो गया। तो हम यहां यही तो समझ रहे हैं कि सवाल तो हो सकता है आपने बना लिया हो कैसे जैसे, लेकिन सवाल बना लिया तो उसको और कैसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सवाल को आसान तरीके से करते हैं तो देखो इसका बहुत बेनिफिट होता है बच्चों। कैसे, कि जब हम सवाल को किसी आसान तरीके से सॉल्व करना जानते हैं तो एग्जाम में यहां लोड नहीं पड़ता।
एग्जाम में दिमाग पर लोड नहीं पड़ता और दिमाग बिल्कुल हल्का रहता है। हल्का रहता है तो हमारे पेपर में गलतियां होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। अगर यहां लोड पड़ रहा है तो हम एक दो सवालों को गलत करके आएंगे, पक्का है। इस लोड की वजह से कुछ ना कुछ गलती हमसे हो जाएगी। और ये हल्का है ना, तो एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपके आएंगे। तो ये हल्का रहे, इसके लिए क्या होना चाहिए? हम इन सवालों को इतनी बार निकालें कि हमें पता हो इस सवाल को हम आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यही तो सीखना है, एक एक सवाल को दो दो तीन तीन तरीके से सॉल्व करो। चलो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी, ए बी ये रही लाइन, सी डी ये रही लाइन, दोनों समांतर है, ई एफ लंब है सी डी पर, ई एफ ये ई एफ सी डी पर लंब है। और लंब होने का मतलब तो आप जानते हैं, लंब होने का मतलब 90 डिग्री। जो ई एफ और सी डी लंब है तो लंब का मतलब ही 90 डिग्री होता है। मतलब जिन दो लाइनों को आपको बोला गया है, एक तो ई एफ है और एक सी डी है, और बीच में कौन सा साइन है? लंब का। तो इसका मतलब ई एफ और सी डी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। हमने लिख दिया 90 है, क्लियर। अब क्या कर रहा है कि जीईडी बराबर 126 डिग्री। ये कहां है जीईडी? जीईडी कहां है? ये रहा जी, ये रहा ई और ये रहा डी। तो जीईडी मतलब ये वाला कोण हो गया भाई, जीईडी ये वाला कोण हो गया। और कितना दिया हुआ? 126। कोई बात नहीं, हम इसे यहां मार्क कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। क्योंकि जब लिखते क्यों है? हमें चीज दिखती है तो ये फटाफट काम करता है, तुरंत एक्सप्रेस राजधानी से भी तेज दौड़ता है। तो ये दिख रहा है कि ये वाला कोण कितना है? 126 डिग्री। तो एजीई कहां है भाई? एजीई, ओहो ये वाला कोण एजीई, मतलब इस कोण को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब इतना दिखते ही हमारे दिमाग में फट से घंटी बज गई होगी। बजी ना घंटी? देखो क्या बजी कि ये एजीईडी जेड नजर आ रहा है, जेड फॉर जेब्रा। एजीईडी मुझे सुनो और देखो यहां, एजीईडी समझ में आएगा। एजीईडी जेड बन रहा है तो जेड में कौन सा कोण बनता है? ये दोनों कोण कौन से कोण है? एकांतर कोण। और क्योंकि एबी और सीडी समांतर है, एबी और सीडी समांतर है, इसलिए क्या होंगे? दोनों एकांतर कोण बराबर होंगे। इसका मतलब आपको पहले कोण का मान पता लग गया कि एजीई बराबर कितना होगा? 126 डिग्री। तो पहले हम डायग्राम में ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर लिखेंगे इसको कैसे लिखते हैं। समझना जरूरी है, लिखना तो आ जाएगा। चलो जीईएफ, ये जी, ये ई और ये एफ। जीईएफ मतलब कौन सा कोण? ये वाला कोण। केवल इतना सा कोण चाहिए। अरे यार, जब ये यहां से लेकर यहां तक का पूरा कोण दिया हुआ है कि ये दोनों कोण मिलाकर, ये यहां से यहां तक तो 90 है, यहां से यहां तक तो 90 है, और उसके थोड़ा और आगे बढ़ रहे तो मिलाकर 126 है। जब यहां तक 90 है तो ये कितना हुआ भाई? 126 में से 90 को माइनस कर दो, इस वाले कोण का मान भी आ जाएगा। आसान है ना? चलो अब आगे और कौन सा दिया हुआ है? एफ मतलब हमें एक ये वाला कोण भी ज्ञात करना है। ये लो, ये कोण भी दिखते ही जवाब है। कहां दिमाग को कष्ट हो रहा है? बस आप प्रैक्टिस करते जाओ। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही चीजें बहुत आसानी से दिखने लगेगी। जितना आप चीजों को समझने की कोशिश करोगे, चीजें अपने आप नजर आएगी आपको। अब देखो ये चीज नजर आ रही है आपको कि ये एक लाइन है, ये एक रेस पर से निकल रही है, दोनों कोण अगल बगल वाले हैं। आसन कोण अगर एक लाइन पर बन रहे हैं तो क्या होता है? अरे रेखिक कोण युग्म भाई। एक सरल रेखा पर दो कोण बन रहे हैं तो रेखिक कोण युग्म है। और आप जानते हो रेखिक कोण युग्म क्या होते हैं? दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बस फिर क्या है, जब इन दोनों कोणों का योग 180 है, एक कोण 126 है, तो दूसरा कोण क्या होगा? 180 में से घटा देंगे ना, आ जाएगा आंसर। लो, तीनों के तीनों यही सॉल्व हो गए, कुछ बचा ही नहीं। चलो कॉपी में कैसे करना है, तरीका सीखना है ना। चलो तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई कि हमें क्या दिया हुआ है, जरा उसके बारे में लिख देते हैं ताकि हमें चीजें दिखने लगे, और हमें दिखेगी तो हम सामने वाले को अच्छे से समझा पाएंगे, ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो क्या दिया है? ए बी समांतर है सी डी और EF लंब है CD पर। अब EF लंब है CD पर, इसका क्या मतलब है भाई
कि अगर EF लंब है CD पर तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकल रहा है कि कोण FED, कोण FED बराबर 90 डिग्री। यही लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज चाहे तो हम बाद में भी लिख सकते हैं। आपको अगर यहां कंफ्यूजन होता है ना कि ऐसा क्यों, तो ये चीज हम बाद में भी लिख सकते हैं। तो आपकी जैसे मर्जी, तो चाहे तो मैं इसे यहां लिख दूं, और चलो आपको यहां समझ में नहीं आता, मान लो आप यहां केवल जो ऊपर दिया हुआ है वही उतारने वाले हो, तो हम इसको बाद में लिख देंगे। अब यहां क्या लिखेंगे, इसके अलावा क्या दिया है हमें, और कोण GED बराबर 126 डिग्री हमें दिया हुआ है। बस इतना ही दिया हुआ है। अब हमें सॉल्व करना है और उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। तो लीजिए हम सीधा सा हल। अच्छा, क्या ज्ञात करना है, यहां लिखा हुआ है, आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं, लेकिन जब सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। अब हम हल कर देते हैं इसको सीधा सीधा। और हल क्या करेंगे साहब, अब तक हमने पीछे कई सवाल कर लिए भाई, एग्जाम्पल्स कर लिए, प्रश्नावली 6.1 के सारे सवाल कर लिए, तो अब समझ में आ गया होगा आपको कैसे क्या करना है। इसलिए इस चीज को मैं लिख नहीं रहा हूं। हल में क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं कि आपको ये दिया हुआ है, तो इस कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं हम, 126। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, हम कहेंगे कि क्योंकि AB समांतर है CD, इसलिए कोण AGE कितना होगा, कोण AGE बराबर होगा, ये वाला AGE किसके बराबर होगा, इसके GED के। AGE बराबर होगा कोण GED के। अब सवाल ये उठता है कि क्यों बराबर होगा भाई, क्योंकि एकांतर कोण, वही कारण लिखना है आपको, क्योंकि एकांतर कोण। अब ये तो बराबर है, ये क्यों बराबर है भाई, क्योंकि दिया है, लिख दिया, क्योंकि ABCD, AB पैरेलल है CD के। ठीक, अब ये बराबर है इसके, तो GED का मान तो पता है ना 126, तो लिख दो GED की जगह 126। कोण AGE बराबर 126 डिग्री। ये लो पहला मान आपका यहीं आ गया, पहला मान हमारा यहीं आ गया कि AGE बराबर कितना हो गया भाई, ये क्लियर हो गया हमारा, AGE बराबर 126। अब चलते हैं अपन आगे, और दूसरा कौन सा है, GEF। ये आपको पता है कैसे निकालना है, 126 में से 90 को घटा के, आपने देखा था अभी। तो चलो अब इसके बारे में लिखते हैं। अब हमें लिखना है GEF कैसे निकलेगा, तो GEF के लिए GED पता है, ये हमें GED पता है कि GED बराबर 126 है और ये 90 है, तो इन दोनों के बारे में लिख देते हैं हम। तो क्योंकि भाई दिया है प्रश्नानुसार, हम ये कह सकते हैं कि कोण GED बराबर 126 डिग्री। अरे भाई ये क्या कर दिया मैंने, 126 डिग्री ऐसे थोड़ी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो GED बराबर 126 दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि दिया है। अब लिख सकते हो क्योंकि दिया है, और अभी भी ऊपर हमने यूज किया है, ये रहा GED बराबर 126। ठीक है, तो GED बराबर 126 है, कहां है GED, GED। अब GED के दो टुकड़े हैं कि नहीं, एक टुकड़ा ये रहा और दूसरा टुकड़ा ये रहा, तो दोनों के नाम लिख दो। GEF, पहले टुकड़े का नाम क्या है, GEF प्लस, और दूसरा टुकड़ा क्या है, FED, FED, दोनों ही तो है भाई 126 डिग्री। अब बताओ मैंने क्या गलत किया है, इस GED के टुकड़े करके लिख दिया, क्योंकि GED के दो टुकड़े हैं इसलिए हमने टुकड़े करके लिख दिया, क्योंकि ये टुकड़े, अरे भाई टुकड़ा ही तो पूछ रहा है ना, तो करना पड़ेगा, पूछ रहा है तो करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, अब GEF का मान बताएंगे, FED हमें पता नहीं है। अब FED तो हमको दिया हुआ है ना, ये रहा। अब इसको हम यहां लिखेंगे, इसे अब हम यहां लिखेंगे और लिखकर बताना पड़ेगा कि FED 90 डिग्री है। देखो कैसे कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को समझना आप। GEF तो हमें ज्ञात करना है, इसलिए मैं GEF के बारे में तो कुछ भी नहीं लिख सकता, इसको GEF ही लिखूंगा, और FED को लिख सकता हूं 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री लिखा तो इसका कारण कहां से दूंगा भाई, मैंने कहां से लिखा, तो यहां दूंगा कि क्योंकि EF लंब है CD पर, ये है तो कौन,
ई डी बराबर 90 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है क्योंकि ई एफ लंब है सी डी पर, तो ये कोण अपने आप 90 होगा। तो ये लिखना पड़ेगा यहां पे, यहां पर भी लिख देते तो हम डायरेक्ट यहां क्या लिखते कि दिया है, क्योंकि इसका मतलब यही तो है, यही है इसका मतलब। ठीक, चलिए जब ये आ गया तो फिर अब जीईएफ का मान कैसे आएगा, जीईएफ बराबर 90 इधर चला जाएगा। देखो इस चीज को भी हमने कितनी बार यूज कर लिया है बेटा, गणित हम करते करते ही सीखते हैं। इस चीज को हम कई बार यूज कर चुके हैं इस कैलकुलेशन में, इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। अब 126 में से 90 घटा दो आप, तो 90 घटाऊंगा तो 10 बचा और 26 है, तो 26 और 10 36 डिग्री। ये लीजिए आपके जीईएफ का मान भी आ गया। तो पहला आंसर ये रहा, दूसरा आंसर ये रहा। अब तीसरे आंसर की तरफ चलते हैं, और तीसरा कहां है भाई, हमको क्या पूछा है, जीईएफ के बाद एफजीई ये रहा, और ये आपको दिख क्या होगा क्या है, तो अब इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, अब चलो अभी बोल देते हैं। अब हमें क्या दिख रहा है भाई, अब हमको दिख रहा है कि कोण एजीई, कौन सा, एजीई और एफजीई दोनों मिलाकर 180 होगा, क्योंकि रेखिक कोण युग्म। उसी बात को लिखना है तो वैसे ही लिखो कि कोण एजीई प्लस कोण एफजीई, एफजीई बराबर कितना होगा भाई, 180 डिग्री। अरे भाई क्यों होगा, अरे क्यों होगा, क्योंकि रेखिक कोण युग्म हमने ये 6.1 में सीखा है, और जो सीखा है तो उसे यूज तो करेंगे। और 6.1 की चीज यही क्यों पूरी गणित में यूज करेंगे, हमेशा याद रखनी है। तो ये चीजें भूलने के लिए नहीं है, और जब आप खुद सवाल सॉल्व कर रहे हो तो भूलने का सवाल ही नहीं उठता है। सर हम तो सब भूल जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता है। अरे क्यों याद नहीं रहता है, क्योंकि तुम फोटोकॉपी करते हो, दूसरे की कॉपी ले ली और छाप दिए क्वेश्चंस के आंसर, कुछ याद नहीं रहेगा। और खुद ने अगर दिमाग लगा के सॉल्व करना शुरू कर दिया तो गारंटी है आपको सब कुछ याद रहेगा, आप कभी कुछ नहीं भूलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ना भूलें तो खुद लिखकर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। चलिए अब जब हमें यह पता है कि ये रेखिक कोण युग्म है, तो एजीई का मान तो पता है, एजीई 126 है, तो लिख दीजिए एजीई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 126 डिग्री प्लस एफजीई मुझे पता करना है, तो इसको रहने दो क्योंकि इसका मान पता नहीं है। अब 126 को इधर भेज दो, कोण एफजीई बराबर 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो कोण एफजीई बराबर कितना हुआ भाई, 180 में से 126 घटा दो तो 100 का 100 तो चला ही गया, 80 में से 20 गया तो 60, और 60 में से 6 और घटा दो। देखो 100 तो चला गया, 100 से 100 माइनस 80 बच गया और 26 बच गया। 80 में से पहले मैं 20 घटा देता हूं तो 60 बचा, अब 60 में से 6 और घटा देता हूं तो कितना बचा भाई, 54 डिग्री। कितनी आसानी से जवाब आता है। थोड़ा सा दिमाग को कष्ट देना शुरू करो, चीजें बहुत आसान हो जाएगी। इस दिमाग को जैसे जैसे आप घिसने लगेंगे ना तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी, और फिर देखिए आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा कि गणित से आसान तो कुछ है ही नहीं, बहुत मजा आएगा। चलिए आपका ये सवाल भी हो गया, तीनों क्वेश्चंस यानी तीनों जो आपसे पूछी गई थी बातें, तीनों आंसर्स जो पूछे गए थे, कोणों का मान आपको ज्ञात करना था, वो हमने ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से आप इनको लिखेंगे। क्लियर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आकृति में यदि PQ पैरेलल है ST के, ये PQ और ये ST पैरेलल है भाई, दोनों समांतर है, दैट्स ऑल क्लियर है। PQR बराबर 110 डिग्री, PQR कितना है 110 डिग्री, इस कोण का मान हमें पता है। और RST कहां है, ये रहा R, ये रहा S और ये रहा T, तो कोण RST कौन सा हुआ, ये वाला, कितने डिग्री 130 डिग्री। तो QRS ज्ञात करो, QRS ये हमें ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है। अब लगाइए अपना दिमाग कि इस कोण को ज्ञात कैसे करें। यार यहां तो दो समांतर रेखाएं तो दी हुई है, दो समांतर रेखाएं तो दी हुई है, लेकिन कोई तिर्यक रेखा तो है ही नहीं। हमने तो 6.2 में यही पढ़ा है
कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कोण बनते हैं और कोणों के बारे में हम जानते हैं। अगर ये दिया होता तो हम जवाब दे देते, लेकिन जब दिया ही नहीं है तो जवाब कैसे दें? तो यही तो दिमाग को खोलना पड़ेगा। अभी जो आपने दो सवाल देखे वो तो टुच्चे पुच्चे थे, उन्हें तो आपने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया कि ये बॉल आई ये बाउंड्री पार। लेकिन अब आइए गूगली, तो जरा सा सोचो और समझो, जवाब मिलेगा। थोड़ा इसको कष्ट दो। चलो देखते हैं, हमें ये वाला कोण बताना है, ये और ये लाइन समांतर है तो इन दोनों का तो दूर दूर तक नाता ही नहीं है, फिर क्या करें? तो यहां जब कुछ नहीं दिया हुआ, किसी चीज से हमारा काम नहीं बन रहा, तो हमें फिर कंस्ट्रक्शन याद आना चाहिए ना। हम कुछ रचना भी तो कर सकते हैं। तो क्या रचना करें कि हमारा काम हो जाए? रचना हम ये कर सकते हैं कि इनके समांतर लाइनें खींच सकते हैं, चाहे इसके खींच दो चाहे इसके खींच दो। समांतर लाइन अगर मैं यहां से खींच दूं, ये समांतर लाइन खींच दूं, मान लो मैंने ये खींच दी, ये समांतर लाइन खींच दी, और इसको हम डैश 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 में दिखा देते हैं भाई, ठीक है? तो ये हमने रचना की है। अगर इसको मैं नाम देना चाहूं तो क्या दूंगा? पी क्यू आर एस टी एम दे दूं। चलो हमने इसे एम नाम दे दिया कि मैंने ये आर एम एक लाइन खींची। अब इसको चाहे मैं एस टी के समांतर कह दूं चाहे इसको पी क्यू के समांतर कह दूं, क्योंकि बात तो एक ही होनी है। तो चलो आपको यह आसान रहेगा कि एस टी के समांतर खींची, आपको यह आसान लगे तो ये ले लीजिए, वरना आप चाहो तो पी क्यू के समांतर भी इसको कह सकते हो, क्योंकि मैं इसको इधर आगे भी तो बढ़ा सकता हूं ना भाई, इधर भी तो बढ़ा सकते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम कह देते हैं चलो सीधा पी क्यू। जब रचनाएं कर रहे हैं तो सीधी कर दो। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अच्छा, रचना तो कर दी, लेकिन रचना करके होगा क्या, पहले समझते हैं। क्या समझे? अरे भाई, आपको इस कोण का मान बताना है, ठीक है? अगर मुझे ये कोण पता चल जाए तो क्या होगा? ये 130 है, ये दोनों कोणों का योग 180 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि PQ के समांतर है, चाहे ST के समांतर है। PQ और ST समांतर है तो फिर ये दोनों समांतर होगी कि नहीं होगी? PQ समांतर है इसके और PQ समांतर है ST के, तो फिर ये दोनों भी समांतर होगी। जब दोनों समांतर होगी तो ये क्रमागत अंतः कोण हुए कि नहीं हुए? ये वाले, ये दोनों, ये जब क्रमागत अंतः कोण हो गए तो इसका मान हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा भाई? इसका मान आ जाएगा। और जब इसका मान आ गया तो ये लो जेड बन रहा है। ये जेड देखो, ये जेड दिख रहा है, ये जेड बन रहा है हमारा यहां पर। तो ये जेड बना तो ये 110, तो ये पूरा 110 होगा कि नहीं होगा? पूरा 110 होगा, जिसमें से इसके साथ ये वाला कोण आया तो इसको माइनस करने पर ये वाला कोण आ जाएगा। समझ में आई कुछ बात? नहीं समझ में आई? फिर से समझते हैं। हमने इस PQ के, या आप कह दो ST के, किसी के भी कह दो, एक के साथ कह सकते हो आप। तो PQ के समांतर अगर हमने ये खींची तो ST के तो अपने आप ही समांतर हो गई, क्योंकि PQ और ST समांतर है। चलो ठीक है, तीनों समांतर है भाई, क्लियर? अब ये 130 है तो ये कितना होगा? 180 में से इसको घटाओ। 180 में से जब 130 को घटाऊंगा तो कितना आएगा भाई? 50, 60, 70, 80, तो यानी कि ये आ गया 50 डिग्री का। तभी तो दोनों मिलाकर 180 होंगे। 180 में से 130 माइनस किया तो ये 50 डिग्री का हो गया। वेरी गुड। अब आप ये देख रहे हो कि ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, और ये जेड बन रहा है तो ये एकांतर कोण है, यानी ये पूरा क्या होगा? 110। जब पूरा 110 होगा यानी ये वाला कोण होगा 110 डिग्री। जब ये पूरा 110 डिग्री होगा तो उसमें से 50 को माइनस करूंगा तो ये आएगा कि नहीं आएगा? हो गया ना, बस। अब लिख दो। चलो लिखेंगे कैसे, समझते हैं। तो सबसे पहले वही बात, हमारी तो आदत गंदी है ना, हम लिखेंगे दिया है भाई। जिनको ये चीजें समझ में आ गई ना, वो चाहे डायरेक्ट दिया है लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे इन सवालों को आप करते जाओगे ना तो बेटा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 9th में तो आप आदत डाल ही लोगे, मुझे दिया है ये लिखना ही लिखना है। तो क्या दिया है? PQ पैरेलल ST है और कोण PQR बराबर 110 डिग्री, और भी जो दिया हुआ है यो छापो भाई, RST बराबर 130 डिग्री। ज्ञात क्या करना है? फिर से लिख देता हूं, पहले नहीं लिखा था अब लिख रहा हूं। आपको हमेशा लिखना है, ये मान लीजिए आप। तो ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कोण QRS, ये हमें ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना है तो रचना की है ना, तो लिखना पड़ेगा। चलो हमने क्या की, यहां पर रचना की है भाई। तो क्या रचना की है हमने? हमने RM खींची है, किसके समांतर? PQ के समांतर।
या एस टी के समांतर, क्या कहूं जो आपको सही लगे। एस टी अच्छी लग रही है, चलो एस टी के समांतर कह देता हूं। हमने कहा आर एम समांतर एस टी रेखा खींची, ऑफ कोर्स, ठीक है, आर एम एस टी के समांतर हमने खींची। तो अब चलते हैं आगे, अब इसको हल करते हैं हम, क्योंकि मान ज्ञात करना है इसलिए हल ही लिखूंगा, उत्पत्ति तो लिखूंगा नहीं। चलो हल करते हैं। अब क्योंकि पी क्यू समांतर एस टी दिया हुआ है और आर एम क्या किया हमने, एस टी के समांतर खींची है, तो तीनों समांतर हो जाएगी। सबसे पहले हम इसी बात को कह देते हैं, क्योंकि पी क्यू समांतर एस टी, ठीक है, क्योंकि पी क्यू समांतर एस टी तथा क्या है, आर एम समांतर है एस टी। अगर ये है तो क्या होगा कि पी क्यू समांतर होगी एस टी के, पी क्यू समांतर होगी एस टी के। अच्छा ऐसा क्या है, कैसे कहा आपने ये हमने कहा क्योंकि रचना से। अब हम यही कह चुके हैं, ये सारी बात पहले ही कह दी हमने, तो कि एक बार इसको लिख दो रे भाई, लिख दिया। अब हमें सबसे पहले इस 50 का मान निकालना पड़ेगा या डायरेक्ट ही आ जाएगा, पहले 50 का निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों को लिखते हैं कि इन दोनों से क्या रिलेशन है। प्रूव तो कर ही दिया, एस टी तो डायरेक्ट लिया था हमने, चलो ठीक है। इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। आपको लिखा हुआ दिख रहा है इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये लो मैं मिटा देता हूं, ठीक। इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एस टी और आर एम समांतर है रचना से और दोनों क्रमागत अंतः कोण है, इसलिए इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यही हम लिखने वाले हैं। तो पी क्यू समांतर है एस टी के, ये बात हमारी बाद में काम आएगी, इसे कह देते हैं समीकरण 1। अब हम कहेंगे कि क्योंकि आर एम समांतर है एस टी के, कैसे रे भाई, कैसे कहा आपने कि भाई साहब रचना से, ओके, अगर रचना से समांतर है तो मान लेते हैं। तो क्या होगा कि साहब ये जो 130 डिग्री है, ये जो है ना कोण नीचे वाला आर एम वाला, ये दोनों 180 होगा साहब, दोनों का योग। तो लिखो तो सही, ऊपर वाला कोण क्या है, आर एस टी, आर एस टी, आर एस टी लिखा हुआ है, वेरी गुड, आर एस टी लिखा हुआ है। और नीचे वाले को क्या लिखेंगे, एस आर एम, एस आर एम। तो चलिए हम लिखते हैं कि कोण एस आर एम प्लस कोण आर एस टी बराबर होगा 180 डिग्री। और ये क्यों होगा भाई, क्योंकि बताइए बताइए, हां अब तो टीप कर बोल ही दोगे कि क्रमागत अंतः कोण। नकल करने की आदत छोड़ दो भाई, खुद बोलो पहले। अब क्योंकि ये है इसलिए ये, ठीक है ना, क्योंकि समांतर है इसलिए ये दोनों कोणों का योग 180 होगा। अब एसआरएम का मान हमारे पास आने वाला है भाई। क्यों आने वाला है एसआरएम का मान, क्योंकि आरएसटी तो दिया है, आरएसटी 130 डिग्री। अब फिर कहोगे सर ये काम तो हम बहुत बार कर चुके हैं, एसआरएम का मान निकालिए। इसीलिए तो बेटा गणित बहुत आसान होती है, क्योंकि एक ही काम हम बार बार करते हैं। इसलिए अगर एक बार उस काम को सीख लिया ना तो बहुत आसान होने वाला है। चलो 180 में से 130 गया तो कितना आया भाई, 50 डिग्री। देखो एस आर एम का मान हमारे पास आ गया 50 डिग्री, ठीक है ना। अब तो लिख सकते हो, यहां पर अब तो लिख सकते हो, आपने निकाल लिया। इसलिए अब हमें याद करना है ये वाला क्यू आर एस, क्यू आर एस। तो क्यू आर एस दिमाग में आता ही थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा के देख लिया हमने कि ये और ये भी समांतर है। प्रूव किया समीकरण 1 में, ये और ये समांतर है, तो दोनों एकांतर कोण जेड की आकृति में बन रहे हैं। इसी बात को लिख देते हैं। चलो यहां सोल्व कर दो इसको, आपके चित्र के पास भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इन दोनों कोणों को लिखते हैं, लेकिन उससे पहले क्या लिख दें कि क्योंकि पी क्यू समांतर है आर एम के। क्यों रे भाई, कैसे कहा, हम कैसे मान लें? अजी साहब आप समीकरण 1 को देखो ना, समीकरण 1 से ये देखिए समीकरण 1 को, पी क्यू समांतर है एस टी प्रूव किया था, आर एम, अच्छा ये तो हमने लिया है, पी क्यू आर एम एस टी के समांतर लिखी है। अरे भाई ये गड़बड़ कर रखी है, ये पी क्यू समांतर एस टी तो दिया हुआ है, तो पी क्यू समांतर किसके होगी, आर एम के होगी भाई।
क्योंकि एस टी तो कॉमन है, तो पी क्यू और आर एम समांतर होगा। गड़बड़ गलती पकड़ते नहीं हो यार, आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अब समझ में आ गई, चलते हैं आगे। तो पी क्यू समांतर होगी आर एम के। जब पी क्यू और आर एम समांतर है तो दोनों कोण क्या हो गए? एकांतर कोण। चलिए ले लेते हैं कोण। अब इस कोण का नाम ले लो, चाहे इसका ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण क्यू आर एम, क्यू आर एम के। होगा कि नहीं होगा भाई? और ये क्यों होगा भाई बराबर? क्योंकि एकांतर कोण, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है इसलिए बराबर होंगे। अब जब ये बराबर हो गए तो पी क्यू आर का मान कितना है? 110 डिग्री। 110 डिग्री बराबर कोण क्या हो गया? क्यू आर एम। अब मुझे क्यू आर एम तो चाहिए ही नहीं, क्यू आर एम थोड़ी चाहिए, लेकिन क्यू आर एम की वैल्यू मुझे आ गई। क्यू आर एम की वैल्यू कितनी है? 110 डिग्री। क्यू आर एम बराबर 110 डिग्री। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि इस क्यू आर एम को इधर लिख दूं। चलो अभी तो ऐसे ही लिखते हैं, 110 डिग्री। अब जरा आप क्यू आर एम पर फोकस कीजिए। क्यू आर एम दो कोणों से मिलकर बना है। क्यू आर एम दो कोणों से मिलकर बना है, तो दोनों के नाम लिख दो। कौन सा है? क्यू आर एस प्लस एस आर एम। कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर एम। अब आपके पास एस आर एम की वैल्यू तो है, ये रही एस आर एम बराबर कितना भाई? 50 डिग्री। तो लिख दीजिए ये 110 डिग्री बराबर कोण क्यू आर एस प्लस एस आर एम बराबर कितना है? 50 डिग्री। कैसे रे भाई? क्योंकि समीकरण नाम दे दीजिए इसको भी। कहां दिया समीकरण? एक तो इसे 2 दे दीजिए आप, और यहां लिख दीजिए क्योंकि समीकरण 2 से कहा हमने, ये समीकरण 2 से हमने एस आर एम की जगह 50 लिख दिया, एस आर एम की जगह 50 लिख दिया। अब क्यू आर एस का मान निकालना तो इसके इधर भेजना पड़ेगा ना। लीजिए 110 डिग्री में से हम 50 को माइनस कर देंगे बराबर कोण क्यू आर एस। अब 110 में से 50 गया तो कितना बचा भाई? 110 डिग्री में से 50 गया तो कितना बचा? 60 डिग्री। ये लीजिए 60 डिग्री बराबर कोण क्यू आर एस। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कोण क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री। लीजिए ये आपका क्या आ गया? आंसर। क्लियर है? 110 में से 50 जाएगा तो 60 ही बचेगा। तो बताओ कहां दिक्कत है? क्यू आर एस का मान आ गया, आंसर आ गया। बताओ कितनी आसानी से सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी। दिखने में तो पहाड़ जैसा दिख रहा है, लेकिन मात्र एक रचना की ओर सॉल्व हो गया। तो ये चीजें हमें सिखा रही है, हमारे दिमाग को शार्प कर रही है। तो बस आप शार्प करते जाइए, चीजों को समझते जाइए। इस सवाल को आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं। कैसे? मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, समझिए जरा। मान लीजिए मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, इधर इस लाइन को आगे बढ़ा दूं। चलो ब्लू से समझ लेते हैं हम। इस लाइन को आगे बढ़ा दूंगा तो देखिए ये 130 है, तो ये कितना होगा? 130। क्यों होगा? क्योंकि संगत कोण। ठीक, अब ये 130 आ गया तो इस कोण का मान आप निकाल लोगे ना। 180 में से 130 गया तो कितना बचा के? 50 डिग्री। अच्छा ये 110 है तो ये कितना आएगा? वही देखिए कोण युग्म, ये आएगा 70 डिग्री। अब आप देखो कि ये त्रिभुज में 2 कोण दिए हुए हैं, तीसरा कोण आपसे पूछा है। और त्रिभुज के तीनों कोणों के बारे में आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जब इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, 2 कोण आपको दिए हुए, तो तीसरे का मान निकाल ही लोगे ना आप। हो गया जवाब, आ गया 60। 50 और 60, 110 और 70, 180। वही आंसर आने वाला है। 2 तरीके से इस सवाल को हम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 4 क्या कहना चाहता है, समझते हैं। आकृति में यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, और दोनों पैरेलल है, मतलब समांतर है भाई। ए बी और सी डी समांतर है। ठीक है, समांतर है, काम क्लियर हो गया। आप ए पी क्यू बराबर 50, ए पी क्यू ये 50 डिग्री है, और पी आर डी बराबर 127, पी आर डी बराबर 127 डिग्री दिया हुआ है। तो एक्स और वाई ज्ञात करना है, यानी ये वाई और ये एक्स हमको ज्ञात करना है। समझ में आया? ये सब कुछ हमको दिया हुआ है, और एक्स और वाई जो पता नहीं है वो हमको ज्ञात करना है।
अब कैसे करेंगे जरा विचार करने की जरूरत है। देखो इसने कहा है कि ए बी और सी डी समांतर है, तो हमारा पहला काम तो यही पूरा हो जाता है कि ये ए बी और सी डी समांतर है भाई। ए बी और सी डी समांतर है, समांतर है तो ये तिर्यक रेखा है कि नहीं। हेलो, पहले क्वेश्चन का आंसर यही पड़ा है, ये तिर्यक रेखा है, ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। ये तिर्यक रेखा है तो ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है। ये देखो ये जेड बन रहा है। तो बताओ 50 और x में क्या रिलेशन। x का मान पता लगा, हाँ 50 डिग्री, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। चलो इसका मान हमें पता लग गया, 50 डिग्री होगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब y का मान कैसे पता लगेगा। अरे यार ये भी कोई सवाल है क्या, फिर से आसान सवाल दे दिया आपको। देखो दिख रहा है, ये तो जेड बन रहा था, बहुत अच्छी बात है। क्या ये तिर्यक रेखा नहीं है? ये भी तो तिर्यक रेखा है और ये जेड बन रहा है, यहां भी जेड बन रहा है। अगर ये जेड बन रहा है तो 127 बराबर होगा किसके? इस कोण के। ये वाला पूरा कोण, ये वाला पूरा कोण इस कोण के बराबर है। बताओ है कि नहीं है? क्योंकि एकांतर कोण, यानी मात्र एकांतर कोण से सारा सवाल क्लियर। अगर ये 127 है तो ये दोनों मिला के 127, एक 50 है तो 127 में से 50 घटा दो, y का मान आ जाएगा। इससे आसान क्या सवाल होगा। चलो लिखते हैं, समझ में तो आ गया ना, मैं समझा भी दूंगा। चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, क्या दिया है। चलो साहब हम लिखते हैं दिया है। अब ये तो देखो आदत डालनी पड़ेगी आपको, और डाल लो, फायदे में रहोगे। क्या कि ए बी पैरेलल है सी डी के, क्योंकि लिखते लिखते अपने दिमाग में चीजें रच बस जाएगी कि याद हो गई मुझे कि है ये। और कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, और क्या है कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री। ये हमको दिया हुआ है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सब आपको? x और y हमको ज्ञात करना है। चलो बहुत आसान है, हल करते हैं सीधा सीधा। हल क्या है? हल सीधा सीधा x दिख रहा है हमको क्योंकि ये समांतर है और पी क्यू तिर्यक रेखा है। तो 50 और x क्या है भाई? ये 50 डिग्री, और ये वाला x क्या है? एकांतर कोण। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, इसलिए x बराबर 50 डिग्री। आप डायरेक्ट लिख दो, कोणों का नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें लिख के खुद ने दिया है हमको। तो x बराबर 50 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि समांतर है और एकांतर कोण है, इसलिए ये बराबर होगा। क्योंकि ए भी समांतर है सी डी के और एकांतर कोण है तो x बराबर 50 डिग्री होगा। हमने यहां कोणों का नाम नहीं लिखा, हमने नहीं लिखा कि ए पी क्यू बराबर होगा आर क्यू पी के या पी क्यू आर के। क्यों? क्योंकि इसने दिया है इसका मान x है, इसका मान 50, तो सीधा सीधा लिख दो चाहिए आप, और चाहो तो आप लिख भी सकते हो। यहां आप लिख दोगे सबसे पहले, चलो मैं लिख के बता देता हूं ताकि आपके लिए बहुत आसानी रहे और आप थोड़ा मास्टर बन जाए भाई, आप थोड़ा मास्टर बन जाए, इसलिए लिख देता हूं, वरना आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। चलो सबसे पहले जिसका ज्ञात करना होता है उसको इधर लिख देते हैं, पी क्यू आर। कौन? पी क्यू आर बराबर होगा कौन? ए पी क्यू। ए पी क्यू। तो अब आप कहोगे पी क्यू आर का मान आपको दिया हुआ है सीधा सीधा, तो चलो पी क्यू आर का मान कितना है? एक्स बराबर, और इसका मान है 50 डिग्री। अब आ गया आंसर, अब आ गया आंसर तुम्हारे पास। चलो पहला आंसर आ गया, इसे बॉक्स में फिट कीजिए और आगे चलिए। आगे हमने इसको कहा था एकांतर कोण, तो लिख दो पुनः। अब क्योंकि ये दिया हुआ है, चूंकि ये, तो इसलिए ये तथा, भाई कह तो चुके हैं उस चीज को, इसी चीज को यूज कर रहे हैं, ये तथा। अब ये क्या क्या होगा? इसलिए ये तथा कोण ए पी आर, कोण ए पी आर, ये लीजिए बराबर होगा किसके? ए पी आर डी के बराबर होगा। कौन? पी आर डी। क्यों भाई? क्योंकि एकांतर
कोण। तुम कहोगे सर समांतर फिर से लिखिएगा, अरे भाई ये लिखा ना हमने, तथा को इसीलिए तो यूज किया क्योंकि ये, इसलिए ये तथा ये दोनों चीजें इसी की वजह से हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब कोण एपीआर, एपीआर बराबर कितना है भाई, पीआरडी, तो पीआरडी की जगह 127 लिख सकता हूं। कोण एपीआर बराबर पीआरडी 127 डिग्री। अब आप यहां जरा देखिए, इस एपीआर, एपीआर मतलब 50 प्लस वाई, एपीआर मतलब मैं चाहे तो डायरेक्ट 50 प्लस वाई लिखूं या फिर पहले ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर लिखूं, आपकी मर्जी, जैसे लिखना चाहो आप। चलो मैं लिख देता हूं, फिर आप कहोगे सर ने हमें मैक्सिमम कैसे लिख सकते हैं नहीं बताया। चलो लिखते हैं कोण एपीआर की जगह सबसे पहले तो लिखूंगा एपी क्यू, एपी क्यू प्लस कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर, डायग्राम में देखो आप, क्यू पी आर, क्यू पी आर मतलब 50 प्लस वाई, तो एपी क्यू तो 50 है ही, क्यू पी आर वाई है और बराबर 127 है, तो वाई का मान कैसे निकलेगा आपको पता है, 50 डिग्री इधर आ जाएगा, तो वाई बराबर कितना आएगा, 127 में से 50 घटा दो, अरे भाई 100 में से 50 गया तो 50 तो बचा ही, 50 में 27 जोड़ दो, 50 60 70 और 60 77 डिग्री। ये लीजिए x का मान ये रहा और y का मान ये रहा, एक आंसर आपका ये आ गया और एक आंसर आपका ये आ गया। तो भाई 4-5 लाइन में सवाल सॉल्व हो गया है ना। तो समझते जाइए, हर चीज आसान हो जाती है। अगर आप हर सवाल को मेरे साथ साथ समझते आ रहे हैं तो बताओ ये काम हमने कितनी बार कर लिया, पक्षांतरण करके आ जाएगा हमें, ये कितनी बार हमने कोणों को यूज कर लिया, अपने आप दिखने लगेगा आपको। एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए और एक बार खुद बिना देखे प्रैक्टिस कर लीजिए, हर चीज आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। आप चाहते हैं कि आपको ये सारे सवाल आ जाए तो आपको ये करना ही होगा। एक बार मेरे साथ साथ आपने समझ लिया और दूसरी बार आप खुद इनको बिना देखें सॉल्व कर लीजिए, बस बहुत है, क्लियर है, आपको लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा, आगे की चीजें आसान हो जाएगी। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी देखते हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की और ये हमारे इस 6.2 का यानी चैप्टर 6 का आखिरी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन के बारे में हर विद्यार्थी अपने शिक्षक से पूछता ही पूछता है, हर स्टूडेंट अपने टीचर से पूछता है इस क्वेश्चन को। तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैसे समझते हैं, देखिए बहुत आसानी से समझ में आएगा। लेकिन कहा ना गणित दिमाग को धार देती है, तो धार तभी तो लगेगी, सारे के सारे इजी क्वेश्चन दे दिए तो आप तो खेल जाओगे, फिर मतलब ही क्या रहा, कहीं अटकना चाहिए, कहीं घिसना चाहिए, जब घिसेगा तभी तो धार लगेगी भाई, और वो घिसने का काम ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना बेटा। देखिए कैसे, हमें यह दिया है कि आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं। ये PQ क्या है, एक दर्पण है। अब ये दर्पण शब्द ही आपको क्लियर कर रहा होगा कि यार दर्पण तो हमने साइंस में पढ़ा है ना, तो साइंस ही घुस रही है इसमें, साइंस ही घुसी हुई है इस सवाल में, साइंस भी समझनी पड़ेगी। समझिए जरा कि PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। यानी हमारा सबसे पहला काम क्या हो गया, PQ और RS समांतर है। चलो मैं साथ का साथ लिख देता हूं, तो हम लिखेंगे दिया है, सबसे पहले दिया है लिखना है, और वैसे भी यहां तो सिद्ध करना है ना, तो इसमें तो सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। दिया है क्या कि PQ समांतर RS, ये दिया है, साथ के साथ लिखते चलते हैं। तो दो दर्पण हैं PQ और RS जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, मतलब ये दोनों समांतर है, दैट्स ऑल। एक आपतन किरण AB, ये AB क्या है, इस दर्पण पर आपतन किरण है। आपतन देखिए यहां आपतन किरण, चलो मैं पहले सवाल पढ़ता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है। ये किरण AB है जो इस दर्पण पर आपतित हो रही है, यहां बिंदु B से टकराकर फिर ये परावर्तित हो जाती है और बिंदु C पर जाके इस दूसरे दर्पण से फिर से टकराती है और C से D की दिशा में परावर्तित हो जाती है, यही बात लिखी है। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है। यहां से जो किरण परावर्तित हुई वो इस पथ BC पर चलती है और दर्पण RS से बिंदु C पर टकराती है और पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, इस CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है।
तो सिद्ध कीजिए कि ए बी पैरेलल है सी डी के, बस इतना सा ही करना है आपको कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये प्रूव करना है। ये ए बी और ये सी डी समांतर है, हमें ये प्रूव करना है। अब उससे पहले जो दिया है कि ये दर्पण किरण परावर्तन अपतन आपतन परावर्तन, क्या है ये? साइंस में आपने परावर्तन के बारे में पढ़ा है कि जब दर्पण पर एक किरण आपतित होती है तो उसे आपतन किरण कहा जाता है, और वो आपतन किरण दर्पण से टकराकर वापस परावर्तित होती है, तो दर्पण से टकराने के बाद वो वापस लौटती है, उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, क्योंकि वो दर्पण से टकराकर लौटने की घटना को हम कहते हैं परावर्तन। तो जब ये किरण इस दर्पण से टकराई तो परावर्तन के फलस्वरूप क्या हो गई? वापस परावर्तित हो गई। तो ये परावर्तित होकर जब इधर चली तो आगे ये दर्पण आरएस पड़ा था, इसके बिंदु सी से फिर टकराई, वो टकराकर फिर से परावर्तित हो गई। समझ में आई बात? तो ये आपतन किरण, ये परावर्तन किरण। अब इस बिंदु सी के लिए ये आपतन किरण और ये परावर्तन किरण। समझ में आ गई बात? ये भी हमको दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है तो इससे भी कुछ समझना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मैं लिख देता हूं कि क्या दिया है। पी क्यू बराबर आर एस। अब लिखते हैं बिंदु बी के लिए आपतन किरण ए बी तथा परावर्तित किरण BC है। क्लियर? और तथा बिंदु C के लिए, आप चाहे तो इतनी रामलीला ना लिखें लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं। बिंदु C के लिए क्या है? आपतन किरण कौन सी है भाई? BC तथा परावर्तित किरण CD है। ये अपन को दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है तो इससे हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो वैसे भी सिद्ध करना है ना, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वही लिख देते हैं साहब। हमें क्या सिद्ध करना है कि ए बी सिद्ध कीजिए, ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी समांतर है सी डी, हमें यह सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करने के लिए अब डायरेक्ट ही सिद्ध हो जाएगा? अरे भाई यहां तो परावर्तन के नियम घुस रहे हैं, साइंस घुस रही है, तो कुछ ना कुछ साइंस को समझना पड़ेगा। अब जरा समझिए आप, हमें यह सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करेंगे हम? तो हमें ए बी और सी डी को समांतर सिद्ध करना है। तो समांतर सिद्ध करने के लिए साफ साफ दिख रहा है हमें कि एक जेड नजर आ रहा है। ये क्या है? एक जेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस कोण को और इस कोण को अगर एकांतर कोण प्रूव कर दूं, ठीक है? अरे एकांतर कोण क्या प्रूव करेंगे? एकांतर तो है, लेकिन इन एकांतर कोणों को समान प्रूव कर दूं। मान लो इस कोण को और इस कोण को, क्योंकि ये एकांतर कोण है, क्योंकि जेड की आकृति में बन रहा है। अगर ये दोनों कोण बराबर हो जाएं तो ये ए बी और सी डी समांतर होगा कि नहीं होगा? हमने ये पढ़ा था कि अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण, ये दोनों रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होंगे, और इसका उल्टा कि यदि दोनों एकांतर कोण बराबर हैं तो फिर रेखाएं समांतर होती है। मतलब ये हुआ कि इस कोण को और इस कोण को हमें बराबर सिद्ध करना है। अगर इन दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया तो ए बी और सी डी समांतर सिद्ध हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है इनको बराबर कैसे सिद्ध करें? अब इन कोणों के बारे में कुछ दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन आप साइंस को सोचो, परावर्तन के नियमों को सोचो, क्योंकि परावर्तन हो रहा है ना यहां पे, तो परावर्तन के नियम क्या है वो सोचो। तो परावर्तन का नियम ये कहता है कि जो भी दर्पण होता है उसके साथ एक अभिलंब होता है भाई। तो आपतन किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है और परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ कोण बनाती है। आपतन किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण, और दोनों बराबर होते हैं। तो इस नियम को भी हम यूज करेंगे। चलो पहले रचना करते हैं, और रचना क्या करते हैं? रचना हम यहां पर अभिलंब खींचते हैं भाई, यहां पर
ये 90 डिग्री पर अभिलंब खींचते हैं। ये हमने अभिलंब खींच दिया, चलो इसको मैं सीधा सा खींच देता हूं और इसको कोई ना कोई नाम देंगे भाई हम। और एक अभिलंब हम यहां भी खींचेंगे, ये लीजिए, ठीक है, एक अभिलंब हम यहां भी खींचेंगे। अब ए बी सी डी पी क्यू आर एस, तो इनको एल और एम नाम दे देता हूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि अलग रहेगा। ये एल और ये एम। अब ये जो कोण बने इनको भी नाम दे देते हैं, 1 2, ढंग से दिख रहा है क्या आपको, 2, और इसको नाम दे देते हैं 3 और इसको नाम देते हैं 4। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा। कैसे आसान हो जाएगा जरा समझिए। ये हो गए अभिलंब। अब अभिलंब क्या होता है? अभिलंब होता है दर्पण के लंबवत रेखा। ये दर्पण है, इसके बिल्कुल लंबवत जो रेखा होगी वही क्या होगी, अभिलंब। तो हमने ये इसके अभिलंब खींचा है, ये अभिलंब और ये इसका अभिलंब, ठीक है। तो ये दो अभिलंब खींचे। अभिलंब क्या होते हैं भाई, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ये अभिलंब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। किसके साथ बना रहा है, दर्पण के साथ। अब जरा एक चीज समझिए कि ये जो लाइन BL है, ये जो BL है वो इस PQ के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, और ये जो CM है, ये CM भी इस RS के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। जब ये दोनों रेखाएं समांतर है, P और RS समांतर है, समांतर रेखाओं के अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये भी समांतर रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण, ये भी समांतर रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी समांतर है, ये दोनों भी समांतर ही होगी। क्योंकि अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो ये वाला कोण भी 90 है, ये वाला कोण भी 90 है, तो बताओ संगत कोण हुए कि नहीं हुए? जब संगत कोण बराबर है तो फिर रेखाएं समांतर होगी कि नहीं होगी? होगी ना। इसलिए ऐसी कंडीशन में कि जब PQ के लंबवत रेखा BL है और RC के लंबवत रेखा CM है, अब क्योंकि PQ और RS, सॉरी RC नहीं RS, PQ और RS समांतर है, तो फिर इनकी जो लंबवत रेखाएं हैं BL और CM भी समांतर होगी। पहली बात तो ये आप दिमाग में नोट कर लीजिए, क्लियर है, ये समांतर होगी। अब हम सिद्ध कैसे करेंगे इस ABC और BCD को बराबर कैसे सिद्ध करेंगे? जरा ध्यान दीजिए। परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4, ये दोनों बराबर होते हैं। जब ये दोनों बराबर हैं और यहां हम देख रहे हैं कि BL और CM समांतर है, तो कोण 2 और 3 बराबर होगा कि नहीं होगा? समझिए, हमने अभी देखा कि ये जो BL है और ये जो CM है समांतर है, तो समांतर है तो ये छोटा Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अंदर वाला Z, तो अंदर वाला Z बन रहा है, तो 2 और 3 बराबर होगा कि नहीं होगा? एकांतर कोण, क्योंकि BL और CM समांतर है इसलिए 2 और 3 बराबर होगा। 1 और 2 बराबर है, 2 और 3 बराबर है, और 3 और 4 भी बराबर है, तो इसका मतलब चारों ही आपस में बराबर हो गए। ये तो चारों ही बराबर हो गए, चारों ही बराबर हो गए ना। तो जब चारों ही बराबर हो गए तो इन दोनों कोणों का योग और इन दोनों कोणों का योग भी बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फिर ये दोनों कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? कौन सा, ABC और BCD, तो ये जब बराबर हो जाएंगे तो एकांतर कोण बराबर है, इसलिए AB समांतर CD। अब आप कहोगे सर खिचड़ी हो गई, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। समझिए, एक बार और समझाता हूं, और इस बार हम लिखते भी चलते हैं उस चीज को ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिए, हमने रचना की है, सबसे पहले हम रचना को लिखते हैं। हमने रचना क्या की वो लिख देते हैं सबसे पहले हम। अब आप समझते भी जाइए, मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। तो रचना क्या की है हमने BL और CM दो लंब खींचे हैं, किस पर, PQ और RS पर। तो हम यही लिखेंगे, BL लंब किस पर खींचा है, BL PQ पर, PQ तथा CM लंब RS। मेरी सुनो, इधर देखो जो बोल रहा हूं उसको यहां समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा आपके। तो BL लंब PQ पर ये BL लंब है, और CM लंब RS हमने क्या किया, खींचे। ये दो लंब खींचे हैं भाई हमने, ठीक है, ये दो लंब हमने खींच दिए। अब ये लंब क्यों खींचे? क्योंकि परावर्तन के नियमों में अभिलंब का उल्लेख है, इसलिए अभिलंब हमने खींचे हैं। क्योंकि अभिलंब खींचेंगे तभी तो ये परावर्तन और आपतन कोण बनेंगे। जब परावर्तन और आपतन कोण बनेंगे तभी हम परावर्तन के नियमों को यूज कर पाएंगे, और परावर्तन के नियमों को यूज करेंगे तभी तो आपतित और परावर्तित किरणों से रिलेशन सिद्ध कर पाएंगे, समझा पाएंगे।
तो चलिए, जब ये चीज हो गई, अब हम बात करते हैं उत्पत्ति की, यानी अब हम इसे सिद्ध करने की ओर बढ़ते हैं कि इसको कैसे सिद्ध करते हैं। आपके अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान देकर समझिएगा। देखिए, अब क्योंकि यहां 1 और 2 नाम दिया, 3 और 4 नाम दिया, ठीक है, तो ये आप नाम सीधा सा दे दीजिए, या रचना में हमें लिखने की आवश्यकता भी इस चीज को नहीं है, क्योंकि चित्र हमने बनाया है और आपतन और परावर्तन कोणों को नाम दिया, चाहे तो हम ये लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या प्रूव करते हैं, सबसे पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी जब तक बात नहीं करेंगे तब तक बात होगी नहीं। तो सबसे पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। तो परावर्तन के नियमों से तो हम यहां यही लिखेंगे कि परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं भैया, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। हम यही लिखेंगे, जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब ये होता है, अब ये होता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, तथा कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। समझिए कि आपतन कोण 1, परावर्तन कोण 2, तो ये दोनों बराबर होंगे। हमने लिख दिया 1 बराबर 2। इसी तरह से यहां पर ये किरण आपतित है और ये परावर्तित है, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है वो आपतन कोण है, और परावर्तित किरण जो विलंब के साथ कोण बना रही है वो परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण 3 और परावर्तन कोण 4 भी बराबर होंगे। हमने ये भी लिख दिया कि 3 बराबर 4। इसे समीकरण 1 कह देते हैं, इसे समीकरण 2 कह देते हैं। अब जब ये मिल गया तो जरा ABC और BCD को भी क्लियर कर देते हैं यहां पे। अब ABC क्या है, अब कोण ABC, अब ABC बराबर क्या है, कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2, यही तो है ABC 1 प्लस 2। यहां पर हम कह रहे हैं कि 1 बराबर है 2 के, 1 बराबर है 2 के, तो या तो मैं 1 की जगह 2 लिख दूं या 2 की जगह 1 लिख दूं। अब सवाल ये उठता है कि मैं 1 की जगह लिखूं या 2 की जगह। तो देखो, अभी हमने समझा था कि ये अभिलंब है, तो इनकी वजह से 2 और 3 को बराबर सिद्ध करेंगे हम, तो हमें 2 और 3 जिंदा चाहिए, तो 1 और 2 को मरने दो, मतलब इस 1 की जगह मैं 2 लिख देता हूं। तो क्योंकि 1 बराबर है 2, तो इस 1 की जगह मैं क्या कर दूंगा, 2 लिख दूंगा। तो मैं लिखूंगा कि कोण इस 1 की जगह भी 2 और 2 की जगह कोण 2 है ही, तो ये बराबर हो गया 2 कोण 2। इसे मैंने कह दिया समीकरण 3। क्लियर भाई, चाहे आप इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, यहां लिख सकते हैं हम, इसकी जगह लिखा तो हमें यहां लिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि काफी लंबा सवाल हो रहा है इसलिए मैं इस जगह को यूज करना चाहता हूं, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। वरना हम क्या करते, ये जो स्टेप है ये इसके नीचे लिखते कि 1 की जगह भी 2 और इसकी जगह भी 2 और यहां ब्रैकेट में लिखते, क्योंकि समीकरण 1 से। ठीक है, चलो इसी प्रकार से, इसी प्रकार कोण, अब ABC हमारे पास हो गया, तो ABC को हमने लिख दिया, तो BCD को भी लिख देते हैं। BCD क्या होगा, 3 प्लस 4, कोण BCD बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। ठीक, वही बात फिर आ गई। अब मैं 3 और 4 को भी बराबर यहां लिख चुका हूं, तो 3 की जगह 4 लिख दूं, चाहे 4 की जगह 3 लिख दूं, तो यहां हमें 3 जिंदा चाहिए, तो 4 की जगह 3 लिख देंगे हम, तो बराबर कोण 3 तो है ही, और इस 4 की जगह कोण 3। अब इसके आगे हम कारण लिखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 से मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 2 कोण 3। ये समीकरण हो गया आपका 4। थोड़ा पास पास लिख दिया मैंने, थोड़ा दूर लिखूं क्या, ये थोड़ा दूर लिख देता हूं। ये समीकरण हो गया आपका 3, ये समीकरण हो गया आपका 4। ठीक, अब एक बार हमने ये काम यहां कर लिया, अब चलते हैं आगे, क्योंकि अब हमें प्रूफ करना है इस 2 को और 3 को बराबर सिद्ध करना है। लेकिन उससे पहले यह बताना पड़ेगा कि BL और CM ये समांतर है,
तो ये कैसे समांतर है, इसको हमें प्रूव करना होगा। तो क्योंकि अब हम यहां लिखेंगे, क्योंकि क्या है साहब कि BL लंब है इसके PQ के, ठीक है, तथा CM लंब है RS के, है कि नहीं भाई। जब BL लंब है PQ और CM लंब है RS, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तथा, अच्छा यहां पर मैंने तथा को यूज कर लिया, तो यहां पर और यूज कर देते हैं भाई कि ये दोनों लंब है। चलो लंब है तो इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब क्या निकला कि इसका मतलब ये निकल गया कि ये वाला कोण 90 डिग्री है और ये वाला कोण भी 90 डिग्री है। जब इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये भी 90 ही होगा, तो दोनों संगत कोण की वजह से समांतर होगी। तो इन सारी बातों को हम कैसे लिख सकते हैं कि यदि PQ के लंब है ये और RS के लंब है ये, और जब ये दोनों समांतर है तो इसका मतलब ये दोनों भी समांतर होगी। तो ये तो हो ही गया कि ये लंब है, BL लंब है PQ के तथा CM लंब है RS के, तो क्या होगा क्योंकि, और इसकी जगह हम लिखेंगे और, ये दोनों लंब तो है ही, लंब के साथ और क्या है कि PQ समांतर है RS। PQ समांतर, देखो ये PQ रहा, देखिए यहां पर आप, ये रहा PQ और ये रहा RS, दोनों समांतर हैं, इसी वजह से ये दोनों भी समांतर होंगे क्योंकि दोनों ही लंब है। क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि PQ पैरेलल RS, तो हम क्या कहेंगे कि यदि ऐसा है तो फिर क्या होगा कि जो BL है वो भी समांतर होगी CM के, BL समांतर हो गई CM के। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। जब BL समांतर हो गई CM के तो फिर क्या होगा, इस बात को हम यहां लेके चलते हैं। BL समांतर हो गई भाई CM के, ये BL और CM समांतर है, तो अब हम कहेंगे कि BL समांतर है CM के, इसलिए क्या होगा, इसलिए कोण 2 बराबर होगा कोण 3, कोण 2 बराबर होगा कोण 3। अच्छा ऐसा क्यों होगा, तो इसके लिए आपको कारण लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि ये लाइन बीच में नहीं आएगी मेरे। इसलिए कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। क्यों भाई, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है इसलिए बराबर होंगे। देखिए क्योंकि BL समांतर है CM के, ये BL और ये CM समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा है, ये Z की आकृति में बनने वाले कोण हैं 2 और 3, तो ये Z की आकृति में बन रहे तो एकांतर कोण है, क्योंकि BL और CM समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होंगे। हमने यही लिखा कोण 2 बराबर है कोण 3 के, क्योंकि एकांतर कोण है। क्लियर हुई बात। जब ये एकांतर कोण है तो जरा आप देखिए, इस समीकरण को मैं 2 से गुणा कर देता हूं। अच्छा ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तो ये प्रूव करना है ना कि ABC और BCD ये दो, तो ये दुगना ही तो है। ABC क्या है, दुगना। देखिए यहां प्रूव किया हमने, क्या किया कि ABC बराबर है 2 कोण 2, यानी कोण 2 का दुगना, और BCD किसके बराबर है 3 का दुगना। तो अगर मैं दोनों को ही 2 से गुणा कर दूं तो ABC और BCD आएगा कि नहीं आएगा। और एक समीकरण है, समीकरण के दोनों पक्षों को हम किसी भी समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इसका यूज करेंगे इस नियम का। हम क्या कहेंगे कि 2 कोण 2 बराबर 2 कोण 3। क्यों भाई, होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे हुआ, हम कहेंगे क्योंकि दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर। अब ये ट्रिक्स हैं जो कब यूज करते हैं समझ में आ जाएगी आपको, करते करते सब सीख जाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। हम जब इन सवालों को करते जाएंगे तो जड़मति मतलब जड़ मतलब पेड़ की जड़ में, यानी जो बुद्धि बिल्कुल जड़ में पड़ी है ना, वो भी सुजान यानी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप बेफिक्र रहिए, प्रयास करते रहिए। अब 2 कोण 2 का मतलब हो गया कोण ABC, इसका मतलब कोण ABC, और 2 कोण 3, ये रहा 2 कोण 3, इसका मतलब BCD, कोण BCD बराबर कैसे रे भाई, क्योंकि समीकरण, अब 2 कोण 2 को तो ABC हमने कहा 3 से,
और 2 कोण 3 को बीसीडी कहा 4 से, तो समीकरण 3 व 4 से ये बराबर हो गए। अब ये बराबर हो गए तथा यह एकांतर कोण भी है। अब क्योंकि एबीसी और बीसीडी, एबीसी और बीसीडी मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर भी है और बराबर भी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी बराबर भी है, इसलिए ए बी समांतर है सी डी के, और यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूफ। समझ में आई बात? समझ में आ गई? नहीं आई? देखिए ढंग से समझिए, मैं फिर से समझा देता हूं। हमें ये 2 दर्पण दिए थे और दर्पण के साथ ये आपतित, ये परावर्तित और ये फिर से परावर्तित किरण दी थी। यहां लगते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या हो? परावर्तन के नियम में क्या होता है कि अभिलंब के साथ आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो ये यहां भी बराबर होगा और ये यहां भी बराबर होगा। हमने सबसे पहले इन्हीं को लिखा, 1 बराबर होगा 2 के, 3 बराबर होगा 4 के। कैसे? परावर्तन के नियमों से हम जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यही बात हमने यहां तक लिखी है। अब क्योंकि 1 बराबर 2 है, जब ये 1 और 2 दोनों ही बराबर है तो मैं इस 1 की जगह पे 2 लिख सकता हूं, तो ये भी 2 और ये भी 2, मतलब 2 का डबल एबीसी होगा। हमने यही लिखा है, एबीसी क्या होगा? 2 का डबल, 2 गुना। इसी तरह से बीसीडी क्या होगा? 3 का 2 गुना। ये भी 3, ये भी 3, तो 3 का 2 गुना क्या हो गया? बीसीडी। क्लियर? जब ये क्लियर हो गया तो अब हम चलते हैं इस लंब पर, अभिलंब पर। ये इस पीक्यू के लंबवत है और ये भी पीक्यू के लंबवत है, जबकि पीक्यू और आरएस, सॉरी, ये जो बीएल है वो पीक्यू के लंबवत है और ये सीएम है वो आरएस के लंबवत है। पीक्यू और आरएस समांतर है तो फिर ये दोनों भी आपस में समांतर ही होगी। गणित के नियमों से गलत नहीं कर रहे, अपन सही कर रहे हैं। कैसे? अगर मान लो ये लाइन और ये लाइन समांतर है, अगर ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो क्लियर बात है ना कि ये भी 90 ही बनाएगी, यहां पर 90 बनाएगी, तो दोनों संगत कोण बराबर है तो समांतर हुई ना, इसलिए ये समांतरी होगी। अगर 2 लंब, 2 समांतर रेखाओं पर परस्पर लंब जो होते हैं वो भी समांतरी होते हैं। 2 समांतर रेखाओं पर परस्पर जो लंब डले हुए हैं दोनों पर ही, वो भी समांतर ही होते हैं। इस बात को अपने दिमाग में फिट बैठा लीजिए, नई बात आई आपके लिए समझने के लिए, ठीक है? तो ये समांतर है तो इसका मतलब 2 और 3 बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। हमने यही कहा 2 और 3 एकांतर कोण है, इसलिए बराबर। हमने ये लिखा कि साहब बीएल लंब है पीक्यू पर तथा सीएम लंब है आरएस पर, लेकिन पीक्यू समांतर है आरएस के, पीक्यू और आरएस समांतर है तो सीएम और बीएल भी समांतर होगी, इसलिए ये लिखा। समांतर होगी तो एकांतर कोण बराबर होंगे। 2 और 3 बराबर हो गए एकांतर कोण। अब 2 और 3 का दुगुना आपने देखा था क्या होगा? एबीसी और बीसीडी, इसलिए हमने इनको 2 से गुणा कर दिया। यहां से हमने एबीसी और बीसीडी यहां मान रख दिया, दोनों कोण बराबर है, एकांतर भी है, तो एकांतर कोण भी है, बराबर भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी और सी डी समांतर होगी। इति सिद्धम। ये सवाल आपका पूरा हो गया। प्रश्नावली 6.2 पूरी हो गई। अरे चैप्टर 6 पूरा हो गया। आपको एक एक सवाल समझा दिया है मैंने। इस पूरे चैप्टर के हर सवाल को हमने डिस्कस किया है, हर एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया है, हर सवाल को हमने सॉल्व किया है। अब आपकी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह सकती, ना ही कोई एग्जाम में इसमें से कोई सवाल छूटने वाला है। इसलिए इन सभी वीडियोस को देखिए, सारे सवालों को एक बार बिना देखे सॉल्व कीजिए, एक बार देख के समझ के सॉल्व कीजिए और एक बार बिना देखे सबको सॉल्व कीजिए। गारंटी है आपको प्रश्नावली 6 का एक भी सवाल ऐसा नहीं रहेगा जो ना आए। तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिए। अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।